বিরতির পর স্বাগত। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। রাইস অনলাইন ক্লাস চলছে এবং যেটা আপনাদেরকে শুরুতেই বলছিলাম যে শুধুমাত্র স্টাডি মেটেরিয়াল বেস পড়াশোনা আমরা এই ক্লাসগুলোতে করে থাকি না, কারণ তাতে কিন্তু কম্পিটিটিভ ফিল্ডের এই সমস্ত এক্সামগুলোর প্রিপারেশন কমপ্লিট হয় না। সে কারণেই আরও অনেক কিছু রাখতে হয় এই রাইস অনলাইন ক্লাসগুলোতে। আজও রয়েছে আপনাদের জন্য, আমরা শেষের দিকে সে ডিসকাশনে থাকবো, তবে এই মুহূর্তে সরাসরি আমি ক্লাসে চলে যাব। ম্যাম প্লিজ কন্টিনিউ। तो हम लोग देखेंगे अभी तक कि हम लोग किस तरह समास विग्रह कर रहे थे। मैंने पहले बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैंने बताया कि पूर्व पद की प्रधानता होती है और किस तरह उसका विग्रह किया जाता है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और हम लोग उसका विग्रह कारक विभक्ति चिन्हों के सहारे करते हैं। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय या विशेष्य विशेषण पद रहता है जिसका विग्रह हम लोग करते हैं। और अभी तक मैंने बताया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद नहीं बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। कोई विशिष्ट अर्थ बताता हो उन शब्दों को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं और किस तरह इसकी विग्रह की जाती है। तो मैं बता रही थी कि बहुत सारे शब्द हैं जो बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों में ही उसके दोनों तरह से ही विग्रह किए जाते हैं। जैसे मैं बोली थी है ना, महान आत्मा। अगर मैं बोली महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसा करूँगी तो कर्मधारय हो जाएगा। और महान है आत्मा जिसका वह अर्थात हम लोग महात्मा किसे बोलते हैं, बापूजी, है ना, तो ऐसा हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया है। अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास कैसे पहचानिएगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, है ना, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, से देखिए पंचवटी। पंचवटी 5 पंच आ रहा है, 5 वटों का समाहार। उदाहरण हम लोग देंगे पंचवटी 5 वटों का समाहार, है ना। नेक्स्ट चौराहा। देखिए चौराहा शब्द का प्रथम भाग क्या आ रहा है, संख्यावाचक। तो 4 राहों का
समाहार। ठीक है, जैसे मैं एक और शब्द बोलना चाहूँगी, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगी त्रिलोक। त्रिलोक है ना, त्रि मतलब तीन, तो यहाँ पे तीन लोकों का समाहार। लेकिन अगर आया त्रिलोकी तो वो फिर संख्यावाचक होते हुए भी किसी विशिष्ट अर्थ को बता रहा है, वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कि बहुब्रीहि समास तीनों है ना, तीनों लोकों के पालनहार है जो, अर्थात शिव जी, त्रिलोकी हम लोग बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे तिरंगा तीन रंगों का समाहार, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का द्विगु समास। तो द्विगु समास समझ में आया कि शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा और वह समूह का बोध कराएगा, तो शब्द समूह का बोध कराएगा तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। और लास्ट हम लोग आएंगे द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व मीन्स दोनों के में आपसी है ना प्रधानता, दोनों ही अपने आप को प्रधान कह रहा हो। जैसे जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा में संयोजक चिन्ह लग रहा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा एवं लगता हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा रानी, राजा और रानी दोनों की ही प्रधानता है, हम लोग और लगा देंगे, राजा और रानी है ना। माता पिता, बच्चे के लिए माँ की जितनी प्रधानता है पिता की भी उतनी ही प्रधानता है, इसलिए माता और पिता। लाभ या हानि है ना, इस तरह हम लोग इसका विग्रह करते हैं। तो हम लोगों ने देखा किस तरह हम लोग समास है ना, समास का विग्रह कर रहे हैं। तो मैं अभी बताना चाहूँगी कि आप लोगों का किस तरह का प्रश्न आता है। अगर आप लोगों का MCQ रहता है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आप लोगों को केवल दिया गया है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, तो वहाँ पे आपको विग्रह किया हुआ रहेगा और लिखा रहेगा कि ये कौन सा समास है, ऐसा भी क्वेश्चन दिया रह सकता है, या फिर शब्द दिया रहेगा, आपको बोलना रहेगा वो तत्पुरुष समास है, वो आपका अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय है, या द्वंद्व समास है। इस तरह का प्रश्न रहता है। या फिर होता है कि आपको शब्द दिया हुआ है और दो तीन तरह से विग्रह किया गया है, आपको बोला जा रहा है कौन सा विग्रह सही है। इस तरह का प्रश्न आ सकता है MCQ में। और जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में दिया रहता है निम्न शब्दों के, मैं यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी बता रही हूँ इसीलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, निम्न शब्दों के समास विग्रह करें। अगर यह लिखा हुआ हो कि समास का उल्लेख कर नाम भी दे तो ठीक है, अगर ना भी नाम दे तो आपको दिखाना है। जैसे आपको दिया गया है वीर कन्या शब्द दिया गया है, आपको इसको विग्रह करना है।
यहाँ पे आपको देखिए, आप क्या देखेंगे, दो शब्द हैं, एक है वीर, दूसरा है कन्या। तो वीर कन्या दो शब्द में किसकी प्रधानता है, वीर की या कन्या की? यहाँ पे वीर कन्या बोलने से क्या पता चल रहा है, वीर को देख रहे हैं आँख के सामने या कन्या को? कन्या को देख रहे हैं ना, मीन्स द्वितीय पद की प्रधानता है। द्वितीय पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष में, आपका कर्मधारय में, और है ना आपको द्वंद्व में। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष में और कर्मधारय में। तो यहाँ पे द्वितीय पद प्रधान है कन्या। आप विग्रह कर रहे हैं, जब क्या करेंगे, यहाँ पे कन्या दिखाया जा रहा है तो विग्रह हो जाएगा वीर की कन्या। वीर को नहीं दिखाया गया है, कन्या को बताया गया है, तो वीर की कन्या, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप इस तरह से लिखिएगा, यही है आपका आंसर, वीर की कन्या तत्पुरुष समास, आपको ये लिखना है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखिए शीतोष्ण, शीतोष्ण, यहाँ पे दो शब्द है, एक है शीत, दूसरा है उष्ण। तो दोनों पद की प्रधानता है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो क्या कीजिएगा, शीत और उष्ण हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्वेश्चन आपका जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव में आपको समस्त पद दिया रहेगा, आपको विग्रह करके दिखाना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एमसीक्यू का तो मैंने बताया ही है किस तरह हम लोग क्वेश्चन देंगे। 2-3 तरह से क्वेश्चन रहता है जो मैंने बताया, कभी शब्द दिया रहेगा, विग्रह आपको करना है, कभी विग्रह किया हुआ रहेगा, आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, नेक्स्ट मैं जा रही हूँ, एक और शब्द मैं दे रही हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे तुलसी कृत दिया गया है, इसमें प्रधान कौन सा है, तुलसी की कृत। यहाँ पे कृति को बताया गया है, जो उसकी कृति है ना, तुलसी, तुलसी द्वारा कृत अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैंने समास बताया, तो समास में ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा समास है, शब्द में कौन किसकी प्रधानता है और किस तरह इसका विग्रह किया जाता है। मैंने ये भी बताया कि कभी कभी एक शब्द दोनों तरह से हम लोग विग्रह कर सकते हैं। एक शब्द कर्मधारय भी होता है, बहुब्रीहि भी होता है। तो जब हम लोग कर्मधारय जैसा विग्रह करेंगे तो कर्मधारय लिखेंगे, बहुब्रीहि की तरह विग्रह करेंगे तो बहुब्रीहि लिखेंगे। इस तरह हम लोग शब्दों को विग्रह करके बताते हैं कि कौन सा समास है। मैम याद रखने की तरीका क्या है? इसको एकदम शुरू में ही मैंने बताया था कि है ना, इसको किस तरह याद रखेंगे। देखिएगा एकदम फर्स्ट में मैंने बताया है कि हम लोग इसको पदों की प्रधानता के आधार पर इसको याद रखते हैं। जैसे हम लोग समझने का है, याद तो उस तरह से कर नहीं सकते हैं, बहुत सारे शब्द दिया जाएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे। अगर आप शब्द को पहचान रहे कौन सा दो शब्द है और शब्द में किसकी प्रधानता है, तो ये विग्रह एकदम बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि पदों के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किस तरह हम लोग किए थे। पूर्व पद की प्रधानता हो तो हम लोग अव्ययी भाव समास, है ना, उत्तर पद की प्रधानता हो तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसलिए द्विगु समास रखे थे कि इसमें समूह का ज्ञान हो रहा है, उत्तर पद की प्रधानता हो रही है और दोनों पद प्रधान हो रहे हैं तो द्वंद्व समास। ठीक है, और तीसरे पद की प्रधानता हो, मीन्स कोई भी पद प्रधान नहीं है, उसमें कोई तीसरा अर्थ बता रहा है तो वो बहुब्रीहि समास। यहाँ तक मैंने बताया, यही है सबसे आसान तरीका समास को
पहचानने की। अगर समास पहचान गए तो उसको विग्रह करना भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम जी लोग। मैम, पिछले कुछ सालों के हम लोग अगर प्रश्न देखें तो रिकॉर्ड क्या कह रही है कि किस तरह के प्रश्न आने की ज़्यादातर संभावना रहती है? देखिए, प्रश्नों में अगर मैं बोलूँगी, अभी फ़िलहाल ग्रामर पोर्शन नहीं दिया जा रहा है। 2014 के बाद WBCS मेन के लिए जो हिंदी आया उसमें ग्रामर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे बहुत सारे एग्जाम में ग्रामर दिया रहता है। जैसे हम PSC क्लर्कशिप लीजिए, है ना, मिसलेनियस व्याकरण रहता ही है। लेकिन मैं बोलूँगी, अगर BCS में एक पार्ट है कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 4 कंपोजिशन मीन्स हम लोग वट एवर वी कंपोज आवर सेल्फ, हम लोग अपने से जो कंपोज करके लिखते हैं वही कंपोजिशन है। तो ग्रामर भी हम लोग कंपोज करके ही लिखते हैं। कंपोज करेंगे तभी ना आएगा आपका वीर कन्या। कंपोज करेंगे वीर और वीर की कन्या के साथ, तभी कंपोज करके बना है वीर कन्या। तो भी एक पार्ट है। तो हम लोग ग्रामर इसमें इसीलिए पढ़ते हैं। और व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग लिखने में, हम लोग राइटिंग स्किल भी इजी नहीं रहेगा लिखने के लिए। व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए 2014 के बाद तो अभी इस तरह से क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि ग्रामर नहीं आएगा जी, है ना। तो मतलब ये संभावना रह जाती है आने का। और समास एक बहुत ही आसान भी तरीका है, और इससे बहुत सारे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, है ना। अब 4 आया, चारों आप अगर उसको पहचान पा रहे हैं तो लिखिए, तो आपका 4 नंबर इजीली आ सकता है जी। मैम, समय समाप्त हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर हम लोग आपके क्लास में फिर से लौटेंगे। धन्यवाद आने के लिए। আমাদের সময় একদম শেষ। আজকে হিন্দিতে সমাস এবং বেশ কিছু প্রকারভেদ আমরা শিখে নিলাম, এবং শুধু তাই নয়, যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, সব কিছুই। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ক্লাসে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন চেতনা টিভি। নমস্কার।